नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम क्वेश्चन करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो प्रीवियस ईयर में आए हैं एआईबी एग्जाम में। तो ये एआईबी 10 से ही ये सिलेबस में ऐड हुआ है, ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। दो ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड दे रखे हैं सिलेबस में, तो 16 क्वेश्चन है। फटाफट देख लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 और आपका पेटेंट एक्ट 1970 और एक आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिस्टिक वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट। तो भाई कॉपीराइट एक्ट खोल लो, डेफिनेशन क्लोज खोलोगे, सेक्शन 2C में आर्टिस्टिक वर्क की डेफिनेशन दे रखी है कि भाई ये आर्टिस्टिक वर्क माना जाएगा। तो हमें यही बताना है। तो जो कारपेंटर का वर्क होता है वो इसमें नहीं दे रखा, फटाफट मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। Which condition is not required to be satisfied by an invention to be patentable subject matter। देखिए, जो भी हर कोई इन्वेंशन है ना पेटेंटेबल नहीं होती, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करोगे आप तभी वो पेटेंटेबल माना जाएगा। भाई वो इन्वेंशन नोवल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। वो इन्वेंशन में कोई इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस जरूरी नहीं है, डिस्टिंक्टिवनेस आपके ट्रेडमार्क में ज़रूरी होती है, पेटेंटेबल के लिए डिस्टिंक्टिवनेस जरूरी नहीं है। नॉन ऑब्वियसनेस होनी चाहिए और एक वो यूजफुल होना चाहिए। अगर कोई इन्वेंशन यूजफुल ही नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा क्या पेटेंट देके। तो ये चार चीज़ एसेंशियल चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमसे पूछा है, जो नहीं होना चाहिए तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा। डिस्टिंक्टिवनेस की उसकी रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी जगह नॉन ऑब्वियसनेस होना चाहिए था। द पेटेंट्स एक्ट बिकेम ए लॉ इन 1970, ये सबका आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 21ZB ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1919। तो आप डेफिनेशन क्लोज खोलो ट्रेडमार्क एक्ट का, आपको पता चलेगा कि ये आपका ट्रेडमार्क के बारे में बता रहा है 21ZB। तो ये अब ट्रेडमार्क के बारे में आप पढ़ सकते हो, जो मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। A trademark is a visual symbol applied to articles of commerce with a view to distinguish the articles from other। ये अभी अपन ने पढ़ी है डेफिनेशन। इट इज इन, तो इसकी फॉर्म क्या हो सकती है? देखिए, ट्रेडमार्क की आप वर्ड में भी हो सकता है वो, ठीक है, डिवाइस के रूप में भी हो सकता है, लेवल के रूप में भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबाउ इसके राइट आंसर हैं। ये डेफिनेशन अगर आप पूरी पढ़ोगे तो उसके अंदर आप देखोगे सारी चीज़ें इसने मेंशन करी हुई हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द इन्फ्रिंजर इज एनेबल्ड इन द कॉपीराइट एक्ट। अगर कोई किसी के वर्क का वोलेशन करता है तो यानी कि इन्फ्रिंजिंग ऑफ कॉपीराइट हो रहा है, तो यहाँ पे तो उसको अगर क्रिमिनल अगर हम प्रोसीडिंग करेंगे तो वो आपका सेक्शन 63 से 70 में डील करता है। ये आपका दे रखा है, इंडेक्स से हम ये चीज़ देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। तो ये आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, लेकिन अब इसको 2021 में इसको ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अब ये इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेबरिंग राइट्स प्रोटेक्शन। तो जो नेबरिंग राइट प्रोटेक्शन होते हैं उसके अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं? पहले नेबरिंग राइट्स के बारे में आप समझ लो कि भाई जो भी ओरिजिनल हम वर्क की बात करते हैं, ऑथर का ओरिजिनल, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो राइट्स ऑफ परफॉर्मर्स होते हैं, जैसे एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियन हो गए, उनके बारे में बात करते हैं। तो इनके अंदर जो नेबरिंग राइट्स में आते हैं उसको आता है आपका परफॉर्मर आता है, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं एंड प्रोड्यूसर्स आते हैं। इन सब की डेफिनेशन कॉपीराइट एक्ट में दे रखी है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो हमसे पूछ रखा है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे होगी, ठीक है, परफॉर्मेंस वाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो, कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर रहा है जिसको उसकी अथॉरिटी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। तो आप सारी इस चीज़ें देखोगे, इसने 3 सिचुएशन दे दी, ए बी सी, ये सारी इंक्लूड है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो सेक्शन 29 पढ़ सकते हो, वहाँ पे और भी कंडीशंस दे रखी हैं कि इन कंडीशन में भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क माना जाएगा। सेक्शन 29 इस एक्ट का आप डिटेल में पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लॉ ऑफ कॉपीराइट। जो लॉ ऑफ कॉपीराइट बनाया गया है तो उसके रिगार्डिंग इसने पूरे, अगर पूरा कॉपीराइट एक्ट आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन हर किसी के बस की बात थी नहीं, तो डिटेल में आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो। अगर आपको देखना है इसका आंसर सी क्यों हुआ, तो आप सेक्शन 17 पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि जो गवर्नमेंट वर्क होता है वो भी इसका कॉपीराइट होता है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर ये सेक्शन 17 है, ये फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। सेक्शन 17 की हेडिंग यही थी। तो अगर आपने ये एक्ट डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हर कोई एलएलबी में लेता ही नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, किसी को पसंद होता है तो वो ये लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन करो, 2 ही क्वेश्चन आने, बस मैंने बता दिया कि भाई किसी को अगर करना हो तो वो कर सकता है।
अंडर द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेटेंटेबल। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 3 में आपको दे रखा है कौन कौन सी इन्वेंशेबल पेटेंटेबल नहीं है। तो उसके अंदर आप देखोगे क्लोज एच खोल लो, एन खोल लो, ओ खोल लो, वही इसने दे रखी है, तो सारी की सारी ये पेटेंटेबल नहीं है। उसके अंदर सारे इन्वेंशंस दे रखे हैं जो पेटेंटेबल नहीं है सेक्शन 3 में, तो आप सेक्शन 3 उसका पढ़ सकते हो। ये सारे आप सेक्शन मार्क कर लेना ताकि अगर क्वेश्चन आता भी है तो फ्री फंड के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO इसको कहते हैं। तो ये किसके थ्रू रिप्लेस करके बनाया गया था? ये आपका बिरपी को रिप्लेस करके बनाया गया था 1970 में। ये आप देखोगे तो बिरपी की जो फुल फॉर्म है वो ये है, ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और विपो की आपको पता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ए कंपनी विशेज टू एंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो की बात आ गई, तो यानी कि ट्रेडमार्क की बात वो कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द टर्म WIPO, ये अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। हु शैल बी द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तो आप देखोगे इसका आंसर ए होगा। सेक्शन 3 में ये साफ बात लिख रखी है, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्ड एंड अदर ऑफिसर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ये दे रखा है, नोन एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फिट बैठ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ IPR। तो आपको पता है कॉपीराइट एक्ट के अंडर आता है, पेटेंट्स आपको पेटेंट एक्ट के अंदर आता है, डिजाइन आपको डिजाइन एक्ट के अंदर आता है 2000, ठीक है। आपका हिस्टोरिकल इंडिकेशन नहीं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपका पेटेंट IPR होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। और भी काफ़ी होते हैं, सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग भी है, फार्मर्स के राइट्स के रिगार्डिंग भी है, फिर आपका ट्रेड सीक्रेट के रिगार्डिंग भी है, फिर आपका ट्रेडिशनल नॉलेज के रिगार्डिंग भी है, ठीक है। तो ये सारे IPR होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो आपसे पूछा था कौन यहाँ पे नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हिस्टोरिकल इंडिकेशन नहीं है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन IPR है। तो इसी के साथ ही आपके IPR के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।